हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशीष आनंद। आज क्लास 10th के फिजिक्स के प्रावर्तन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 को देखने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने हैं कि इस वीडियो में हम अवतल एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को समझेंगे। साथ ही साथ अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी किस स्थिति में हम वस्तु को अगर हम प्रत्येक स्थिति में डालें तो उसके प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होगी, ये देखेंगे। और साथ ही साथ दोनों प्रकार के दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल, ये जो दो प्रकार के यहाँ दर्पण हमने लिखा है जो कि गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, उस दर्पण के उपयोग को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें किरण आरेख के द्वारा हम सभी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने दर्पण से रिलेटेड बातों को समझा था, तो सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण में इन सभी स्थितियों को पढ़ेंगे, या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फर्स्टली हम अवतल दर्पण में ही सारी स्थिति को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण की स्थिति में हम इन सभी बातों को देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इंग्लिश में अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होता है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है, अर्थात कलई किया गया मतलब रंगा हुआ होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमें क्या करने हैं, फर्स्ट टॉपिक में लिखा गया है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो कुछ इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नियम में क्या होता है, मतलब कुछ स्थिति ऐसे होंगे जिसमें हम या जब रे को हम पास कराएंगे उस स्थिति में, तो आखिरकार रे किस स्थिति मानी कहाँ से होकर पास करेगा, इसे हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस। इसके सेंटर में होगा, यानी कि इस दोनों के मिड पॉइंट में होंगे आपको मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अगर कोई किरण आरेख हम अगर प्रधान अक्ष के समानांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल अगर किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो आपको प्रधान अक्ष है उसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा, उसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा। एरो के माध्यम से हम इन सारे चीज़ों को दर्शाते हैं। हमने क्या किया, एक किरण आरेख लिया, एक किरण लिया जो प्रधान अक्ष के समानांतर हमने दिखाया। जब हम इसको दर्पण पर इंसिडेंट हमने करवाया तो क्या हुआ, दर्पण के इस बिंदु जिसको अगर हम M मान लें, तो M से परावर्तन के बाद ये जो प्रधान अक्ष है उस प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है, एक स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या होगा, स्थिति नंबर 2, अगर हम दर्पण अवतल दर्पण की स्थिति में हम ऐसा देखें, या कुछ ऐसे किरण आरेख के बारे में सोचे कि अगर किरण आरेख को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जाए, अर्थात वक्रता केंद्र से पास कराया जाए, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर वह वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगी। अर्थात यदि कोई किरण आरेख सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर वापस भी लौटती है। ये दूसरा नियम हुआ। इसमें थर्ड लॉ क्या होगा, तो अवतल दर्पण की स्थिति में अगर हम किसी किरण आरेख को मुख्य फोकस से होकर पास कराते हैं, मुख्य फोकस से होकर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद
किरण आरेख प्रधान अक्ष के समानांतर होंगी। इन सभी टर्म को हमें ध्यान रखना है ताकि जब हम प्रतिबिंब प्राप्त करें तो ये सारे किरण आरेख हमें खींचने होंगे। ये सब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्थात जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल रूप देखेंगे, उस समय हमें ये सभी चीज दिखेगा। लेकिन आपको अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं, आपको उस बात को ध्यान रखते हुए काम करना है कि अवतल दर्पण की स्थिति में जब हम प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आरेख खींचते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है, स्थिति नंबर 1। यानी कि इस बात को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, जब आपसे अगर पूछा जाए कि दर्पण की स्थिति में, अवतल दर्पण की स्थिति में अगर हम प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख खींचे तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, माने प्रधान अक्ष के किस बिंदु से होकर जाएगी, तो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी स्थिति में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किरण आरेख को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं, अर्थात वक्रता केंद्र से पास करवाएं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वक्रता केंद्र से अगर हम पास करवाते हैं तो वैसी स्थिति में दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वह वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाएगी। तीसरी स्थिति में यदि हम एक किरण आरेख को मुख्य फोकस से होकर पास करवाते हैं तो जब वह दर्पण की परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगी तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आरेख को या प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये 3 नियम हैं। चौथा नियम यह भी हो सकता है कि यदि, जो कि आपके बुक में नहीं भी दिए हों, चौथा नियम में यदि अवतल दर्पण की स्थिति में अगर हम एक किरण आरेख को ध्रुव पर इंसिडेंट करवाएं तो यह प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच जितना झुकाव होगा, परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष से उतना ही डिग्री के झुकाव पर होकर लौट जाएगी। तो ये परावर्तन के दूसरे नियम को भी रिप्रेजेंट करता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 टर्म है जिसे हमें याद रखना है ताकि अवतल दर्पण की स्थिति में, यानी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, उस बात को हमें समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण की स्थिति में यदि प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आरेख को खींचा जाए तो वह दर्पण के माने प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यदि किरण आरेख को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर लौट जाएगी। तीसरी स्थिति, यदि अवतल दर्पण की स्थिति में यदि हम किरण को प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर पास कराएं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष से के पैरेलल हो जाएगी। चौथी स्थिति में यदि हम ध्रुव पर इंसिडेंट करवाएं, इंसिडेंट रे को, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना वह प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री कोण बनाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस लौट जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अब कुछ स्थितियां हैं जिस स्थिति में हम वस्तु को डालेंगे तो और प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब हो गया कि वह वास्तविक होगा या आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा उसका आकार क्या होगा, इन सभी बातों को देखेंगे। कुछ स्थितियां हैं, उस स्थिति को पहले समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर हम एक प्रधान अक्ष का कल्पना कर ले, इस पॉइंट को P मान ले, जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर हम अनंत पर किसी वस्तु को डालें, अगर कोई वस्तु है या प्रकाश स्रोत है जो अनंत पर स्थित है, कुछ स्टेप यहां पर समझना है। पहले ये हमारे मुख्य फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। क्या हो सकता है,
कौन कौन स्थितियां हो सकती है, जिस स्थितियां में हम वस्तु को डालेंगे तो उसके प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे। कुछ स्थितियां ऐसे होंगे, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके अगर बाएं तरफ हम कहीं भी जाएंगे तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं। तो बात समझना है कि सी के बाएं तरफ हम किसी भी स्थिति में चले जाएंगे तो सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है। और एक स्थिति हमें लेना है कि अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाए उस स्थिति में क्या होगा। अनंत पर स्थित वस्तु का एक एग्जाम्पल हम सन समझ सकते हैं कि सन जो है अनंत पर होते हैं, तो सन से होकर जो लाइट है अगर हम कनकेव मिरर पर इंसिडेंट करवाएं तो ऑब्जेक्ट का जो है इमेज का फॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं। तो अनंत हमने एक स्थिति लिया, दूसरी स्थिति क्या होगी, तो अनंत और सी के बीच की स्थिति, तीसरी स्थिति होगी सी पर वस्तु को रखा जाएगा। दो स्थिति हमने अभी समझा, एक अनंत की स्थिति, दूसरा सी और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखकर हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, तीसरी स्थिति की सी पर ही वस्तु को डालकर उसके प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। चौथी स्थिति सी और अनंत, सी और एफ के बीच कहीं भी हम वस्तु को डालेंगे तो उसके प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। पांचवी स्थिति एफ पर वस्तु को डालेंगे, छठी स्थिति एफ और पी के बीच वस्तु को डालेंगे, यानी कि 6 स्थिति में हम वस्तु का प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अनंत पर कभी भी वस्तु को अगर हम रखते हैं तो अगर हम दर्पण से परावर्तन करवाते हैं तो वो कहीं से भी होकर जाए अलग बात है, और एक हम हमेशा इसी पॉइंट से एक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करवाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब है यानी इमेज है वह प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर बनेगा। ये कुछ हम वस्तु मान लेते हैं, कुछ इसका ये कुछ आकार है जो इनफाइनाइट पर है वस्तु, तो अनंत पर स्थित वस्तु का आकार हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना ही ज्यादा ठीक है। एक वस्तु है जो प्रधान अक्ष के ऊपर हमने इनफाइनाइट पर सोचा, उसका प्रतिबिंब कहां बना, तो मुख्य फोकस पर बना। अर्थात इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम वस्तु को अनंत पर डालें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी एफ पर बनेगा। याद करते रहना इस बात को कि यदि वस्तु को अनंत पर डाला जाए तो उसके प्रतिबिंब कहां प्राप्त होंगे, तो फोकस पर, मुख्य फोकस पर। दूसरी स्थिति, दूसरी बात क्या हम इसमें कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा। कैसा का मतलब वास्तविक होगा या आभासी होगा। इस बात को ध्यान रखें कि अगर प्रधान अक्ष के ऊपर हम वस्तु का कल्पना करते हैं, अगर उसके नीचे कोई प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगी, यानी प्रतिबिंब वास्तविक। इसमें क्या होगा, तीसरी बात, वास्तविक होगा तो क्या होगा, वास्तविक होने की स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है। और इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार वस्तु अनंत पर होने का तात्पर्य बहुत बड़ा होना, उसके एस्पेक्ट में जब हम इसके साइज को देखते हैं तो काफी छोटा है, यानी काफी छोटा, काफी छोटा। यानी जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि यदि वस्तु को अगर हम अनंत पर डालें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हम लोग उसका आंसर क्या देंगे, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति में हम ऐसा, या क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि वास्तविक की स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। और वस्तु के साइज से क्या होगा, तो काफी छोटा होगा, छोटा ही नहीं काफी छोटा। ये हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन हो गया व्हेन, जब हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर डाले हैं, अनंत की स्थिति में इमेज का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्थिति में हम इमेज का फॉर्मेशन करके देखते हैं। चलिए सेकेंड स्थिति, अब हम क्या करेंगे, सी और अनंत के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी एवं अनंत के बीच।
एक ऑब्जेक्ट का हमने मैंने कल्पना किया जो C और अनंत के बीच है। एक हम प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख को खींचेंगे, तो जो किरण आरेख क्या होगा, प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और एक हमेशा किरण आरेख को हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारना है, जहां इस दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी है, इसका इमेज ए डैश बी डैश बना। तो जैसा कि फिगर से हमें समझ में आता है कि अगर वस्तु को C और अनंत के बीच अगर हम डालें तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो C और F के बीच बनेगा, C एवं F के बीच। दूसरी बात, यहां वस्तु का इमेज कैसा होगा, तो वस्तु का इमेज जैसा कि प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है तो वास्तविक होगा। तीसरी बात कि वस्तु कैसा होगा, तो बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं कि उल्टा होगा। चलिए डी नंबर बात को हम समझते हैं कि वस्तु कैसा होगा, तो वस्तु का जो इमेज बनेगा यानी इमेज कैसा होगा, तो वस्तु के अपेक्षा छोटा होगा, काफी छोटा। यहां इस स्थिति में नहीं लिखेंगे, छोटा। तो स्थिति नंबर 2 में हमने वस्तु को C और अनंत के बीच रखकर हम वस्तु के प्रतिबिंब को हमने निर्धारण इस किरण आरेख द्वारा दर्शाया। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि C और अनंत के बीच वस्तु को रखकर आप उसके किरण आरेख को खींचे, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएं, तो आपको इस किरण आरेख को खींचने होंगे। यदि आपसे ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब कहाँ हों, किस स्थान पर बनेंगे, तो C और F के बीच बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। उल्टा होगा या सीधा होगा, तो उल्टा होगा। वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो छोटा होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्थिति हम लोग देखते हैं। स्थिति नंबर 3, C पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। C पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो किस तरह का किरण आरेख खींचेंगे उसको समझते हैं। C पर हमने ऑब्जेक्ट को डाला तो क्या होगा, एक प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख खींचेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा हम करेंगे क्या, एक मुख्य फोकस से होकर पास कराएंगे। तो जैसा हमें पता है कि मुख्य फोकस से होकर पास कराने की स्थिति में क्या होता है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर होता है। तो ये दोनों किरण आरेख जब हम खींचेंगे तो ये C पर ही मिलेगा। अर्थात ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज A डैश B डैश बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि वस्तु को C पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। दूसरी बात कैसा होगा, तो देखने से लग ही रहा है कि वास्तविक होगा। तीसरी बात कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो जैसा कि हमने इस इमेज में आपको समझाया था कि उल्टे माने वास्तविक होने की स्थिति में उल्टा होगा, जबकि फिगर में भी दिख रहा है उल्टा। और इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी बराबर होगा। इक्वल इमेज का फॉर्मेशन इस कंडीशन में होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। नेक्स्ट बातों को हम समझते हैं कि C पर हमने डाला और C और F के बीच हम वस्तु को डालते हैं। C एवं C और F के बीच इस स्थिति में जब हम एक इमेज को C और F के बीच डालेंगे तो फर्स्टली हम एक पैरेलल लाइन का एक इसके समानांतर एक किरण आरेख का कल्पना करेंगे, जो क्या होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और दूसरी स्थिति में क्या करना है कि C से होकर एक किरण आरेख खींचना है। तो क्या होगा, जब हम C से होकर खींचेंगे किरण आरेख, तो जैसा कि शुरुआत में ही हम आपको अवतल दर्पण के सीधे प्रतिबिंब के नियम को में समझाए थे कि C से होकर जाने वाले किरण आरेख पुनः C से ही होकर लौट आती है, C से ही होकर लौटेगी। तो अर्थात ये दोनों आपस में आगे जाकर मिलेगी। अर्थात C पर हमने C और F के बीच हमने ऑब्जेक्ट डाला, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन C और अनंत के बीच हो रहा है। तो कुछ ये इमेज बनेगा। तो
इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो C एवं अनंत के बीच। B स्थिति में वस्तु का इमेज कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। स्थिति नंबर 3, तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा या सीधा? तो मैंने समझाया ही है, तो उल्टा होगा। वास्तविक होने की स्थिति में उल्टा होगा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा। डी, आकार कैसा होगा? तो वस्तु का आकार ये है और प्रतिबिंब कुछ इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु के अपेक्षा बड़ा, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चौथे नंबर स्थिति थी जिसमें हमने वस्तु को डाला और प्रतिबिंब का फॉर्मेशन किया। यानी चौथे नंबर स्थिति में C और अनंत के, C और F के बीच अगर हम वस्तु को डालें तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट स्थिति हम देखते हैं। इस वीडियो को पॉज कर आप सभी किरण आरेख को बना लेंगे और स्थितियां और इनमें जो इमेज का फॉर्मेशन है उसके प्रॉपर्टीज, या कहे तो जो भी यहां हमने लिखा है उस सभी को अच्छे तरह से लिखकर आप उन्हें याद कर लेंगे। अगली स्थिति, F पर वस्तु को डालकर हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। स्थिति नंबर 5, F पर अगर हम F पर किसी वस्तु को डालते हैं इस स्थिति में क्या होगा कि हम जब F पर डालेंगे और प्रधान अक्ष के समानांतर हम किरण आरेख खींचेंगे तो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। दूसरी स्थिति में एक हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरण आरेख को पास करवाना है, तो ये किरण आरेख सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाएगा और ये दोनों किरण आरेख एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मीन्स ये इसका इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पर होगा, यानी अनंत पर होगा। तो इस स्थिति में ए बी वस्तु को जब हमने F पर डाला तो इस स्थिति में इसके प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होंगे। B कैसा होगा? तो वास्तविक होगा या उल्टा होगा? तो वास्तविक होगा। स्थिति नंबर इसमें C नंबर को हम क्या लिखेंगे कि वास्तविक होगा तो क्या होगा, सीधा या उल्टा? तो वास्तविक की स्थिति में उल्टा होगा। D में हमने क्या कहा था कि वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार बताना है, तो काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा। ये पांचवी स्थिति और लास्ट स्थिति में हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन। जब हम वस्तु को F एवं P के बीच डालें, F एवं P के बीच, तो क्या होगा देखा जाए। ये हमारा P है। जब F और P के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फर्स्टली तो F से होकर पास करेगा, फिर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि करते हैं तो ये दोनों इमेज, ये दोनों किरण आरेख एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, यानी एक बिंदु पर ऐसा लगेगा कि एक बिंदु पर ये दोनों किरण आरेख मिल रहे हैं, तो यही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब इस स्थिति में दर्पण के पीछे बनेगा और प्रधान अक्ष के ऊपर हमने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब भी इसके ऊपर ही बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रत्येक स्थिति में जैसा कि प्रधान अक्ष के ऊपर हमने वस्तु को रखा था तो उसके नीचे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस स्थिति में हमने वास्तविक प्रतिबिंब को लिखा था। तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी या काल्पनिक दोनों में से किसी भी बात को कह सकते हैं। यानी कि जब हम वस्तु को F और P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो P एवं कहां? तो दर्पण के पीछे। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या आभासी? तो आभासी। स्थिति नंबर
इसी में स्थिति एक और होंगे, वास्तविक माने आभासी है तो उल्टा होगा या सीधा, तो सीधा। इसमें डी नंबर कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बड़ा बनेगा। यानी अवतल दर्पण, इस बात को ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एकमात्र स्थिति ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वो स्थिति है F और P के बीच अगर वस्तु को अगर हम डालते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, और जो कि एक आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। और आभासी प्रतिबिंब होंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा सीधा होगा, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी पूछा जाए कि कौन ऐसे दर्पण हैं जिस दर्पण में वस्तु के दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के, तो दर्पण हमारा उत्तल होगा, अवतल होगा। अभी अवतल दर्पण में हमने देखा कि वास्तविक तो प्रत्येक स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये छठा नंबर जो स्थिति है उस स्थिति में हमने आभासी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की स्थिति में आप आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, तो ये आपको किरण आरेख खींचने होंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब इसको स्टार देकर इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लिखकर इसको तो आप बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने भी इस वीडियो में आपको हमने इमेज का फॉर्मेशन समझाया है उन सभी को अच्छे तरह से आप पेंसिल की सहायता से आप इन सभी फिगर को बनाएंगे। ओके, तो अब हम इन सभी बातों को उत्तल दर्पण के स्थिति में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक में यहां लिखा गया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को समझना है। देखो बच्चों, यहां जितने भी बातों को समझाया गया है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की स्थिति में वस्तु को अगर हम F पर डालेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। F और P के बीच अगर वस्तु डालेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर हम वस्तु को C और F के बीच अगर डालते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C और अनंत के बीच बनेगा। अगर हम वस्तु को C और अनंत के बीच डालते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C और F के बीच बनेगा। अगर वस्तु को हम अनंत पर डालते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर बनेगा। तो ये सभी बात और उसके अतिरिक्त प्रतिबिंब कैसे होंगे, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उत्तल दर्पण की स्थिति में हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के बारे में देखते हैं। जैसा कि गोलीय दर्पण का एक भाग है जिसमें उभरे हुए सतह परावर्तक सतह होता है और जो धंसा हुआ सतह होता है वो रंगा हुआ होता है, अर्थात रंजित किया गया होता है, कलर्ड होता है। यानी हम इसमें उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे। इसमें दो स्थितियां, एक प्रधान अक्ष के यानी अनंत पर कोई वस्तु होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला बात तो अनंत पर अगर, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रधान अक्ष के अगर समानांतर हम एक किरण आरेख खींचे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः अपने दिशा में लौट जाएगा। जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आरेख खींच रहे हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये स्थिति नंबर 1। इसमें दूसरी स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि C और P और अनंत के बीच कहीं वस्तु डालेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम कभी भी जिधर परावर्तक सतह होता है उधर ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ कहीं C F राइट हैंड साइड है, जिधर कर्व होंगे उधर ही C और F होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी कोई और स्थितियां नहीं होगी जहां F होगा C होगा, वहां वस्तु को डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में वस्तु को हम C और अनंत के बीच कहीं भी डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब का हम फॉर्मेशन करते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहला तो ये रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ इससे होकर पास करेगा
और दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये P और F के बीच इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि हमेशा उत्तल दर्पण की स्थिति में P और F के बीच ही हम इमेज का फॉर्मेशन यानी कि इमेज प्राप्त करते हैं। तो दो स्थितियां में हम इमेज को देखते हैं। एक तो स्थिति में क्या करेंगे कि अगर हम वस्तु को अनंत पर डालेंगे तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा इस स्थिति को हम देखेंगे, यानी प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, वस्तु के पिच माने वह उल्टा होगा या सीधा होगा, इस सारे बातों को आप समझेंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अब कुछ स्थितियां होंगे, इसमें दो ही स्थिति दिख रहे हैं जिस स्थिति में हम वस्तु को डालेंगे और उसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। स्थिति नंबर 1, अगर वस्तु को अनंत पर डाला जाएगा तो क्या होगा। इस स्थिति में जो है प्रतिबिंब हमें मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा, अर्थात यानी कि उत्तल दर्पण की स्थिति में अगर हम वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर ही बन रहा है तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। तीसरी बात, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के अपेक्षा काफी छोटा, यानी ए नंबर हम कहेंगे कि F पर बनेगा, F पर प्राप्त होगा। बी नंबर, प्रतिबिंब कैसे होंगे तो वास्तविक। सी नंबर, प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा तो सीधा। और डी नंबर कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उसका साइज बताना है तो प्रतिबिंब वस्तु से काफी छोटा होगा, काफी छोटा, अभी काफी छोटा यहां पर लिखना है। और दूसरी स्थिति, अगर हम वस्तु को P और अनंत के बीच अगर डालें एक हम समानांतर किनारे आरेख यहां खींचेंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाएगी। जब इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर इंसिडेंट होता हुआ मालूम पड़ेगा। और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक किरण आरेख का कल्पना करते हैं तो दोनों किरण आरेख एक दूसरे से P और F के बीच मिलता है, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी ए बी जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज A', B' बना, जो वस्तु के अपेक्षा छोटा है। किस स्थिति कहां बना तो P और F के बीच बनता है। वस्तु के अपेक्षा सीधा होने का मतलब वस्तु प्रतिबिंब जो है वास्तविक है और वस्तु से छोटा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ, P एवं F के बीच। दूसरी बात, वास्तविक है या उल्टा तो वास्तविक। तीसरा बात कि उल्टा होगा या सीधा तो सीधा होगा। चौथा यानी डी नंबर, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। यानी कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, अब यहाँ वास्तविक नहीं आभासी, यहाँ भी आभासी, गलत लिखे आभासी, आभासी को ही हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी। तो ये बात हमें समझ में आया कि उत्तल दर्पण की स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही हम प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब ही बना सकते हैं। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन ऐसे दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हम उत्तल दर्पण कह सकते हैं। एक समतल दर्पण भी एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमेशा हम वस्तु का प्रतिबिंब
काल्पनिक ही प्राप्त करते हैं, यानी कि उस स्थिति उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ओके, तो अगले टॉपिक इसमें देखते हैं उपयोग इसके, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। इसमें पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में है। हजामती दर्पण में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग हेड लाइट में किया जाता है। तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े सोलर कुकर में किया जाता है। चौथा, डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, मुंह इत्यादि के जांच में। ये 4 उपयोग है अवतल दर्पण के। इन सभी उपयोगों का आप ध्यान रखेंगे। एक उपयोग फर्स्ट उपयोग में दिया गया है हजामती दर्पण के रूप में, यानी अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात यानी हजामत का मतलब क्या हो गया कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने चेहरा को अवतल दर्पण की स्थिति में हमने प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया है, जब हम अवतल दर्पण की स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच जब हम अपने चेहरा को डालते हैं तो चेहरा पर के स्थित दाढ़ी, जैसा कि हमें पता है कि P और F के बीच किसी वस्तु को डाला जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने का मतलब हो गया कि दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को, जैसा कि हमने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, यानी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो एक हम पर्दा डालेंगे तब उसका इमेज का फॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन ऐसे इमेज को हम दर्पण के पीछे प्राप्त करते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति में हम दर्पण में अपना इमेज को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने चेहरा को मुख्य फोकस के अंदर यानी कि P और F के बीच किसी भी स्थिति में डालते हैं तो चेहरे पर स्थित दाढ़ी, जो छोटी छोटी दाढ़ी होती है, वो काफ़ी बड़े बड़े प्रतीत होते हैं, जिससे हजामत करना अर्थात शेविंग करना काफ़ी इजी होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट भी होता है, बड़े बड़े सोलर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर द्वारा जो है कान, नाक, मुंह इत्यादि के, गले इत्यादि के जांच करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग। साइड मिरर में। दूसरा, यानी गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक आभासी बनाता है। अर्थात
जब उत्तल दर्पण की स्थिति में किसी भी इमेज को जब हम देखेंगे, या गाड़ी के साइड मिरर में जब हम, या गाड़ी के पीछे से आता हुआ बड़ा से बड़ा वाहन भी का भी इमेज इसमें बहुत छोटा बनता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, आभासी बनता है। आभासी होने के कारण यह सीधा होगा ताकि जो है इमेज को हम सही ढंग से देख पाते हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे कि उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब जो है छोटा बनाता है, आभासी बनाता है। तो छोटा होने की स्थिति में हम बड़े से बड़े वस्तु का भी प्रतिबिंब छोटा प्राप्त करेंगे, तो वो जिससे हमें देखने में आसानी होगी। अगर सोचिए, अगर गाड़ी के साइड मिरर में आप उत्तल दर्पण की स्थिति को अगर नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग ना कर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता, तो क्या होता कि पीछे से आने वाले बड़े से बड़े वाहन भी इसमें और ज़्यादा बड़ा दिखता। उस स्थिति में पीछे से आने वाला, मैंने पीछे हमें कौन से ऑब्जेक्ट हैं, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, वो नहीं समझ में आता। उस स्थिति में दुर्घटना होने की अधिक संभावनाएं होती। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, सड़क वगैरह के किनारे जो स्ट्रीट लैंप होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दो इसके इम्पॉर्टेंट उपयोग है, और इनके चार, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपयोग है जो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक में जब इसको पढ़ोगे तो आपको दिखेंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए सारे जितने भी आज के वीडियो में हमने आपको बात समझाया उस सारे चीज़ों को आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी के बारे में समझेंगे, और अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f का सत्यापन करेंगे, जिसे हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से, जो आपके एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इससे प्रश्न आते हैं, या न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये सभी टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके।